हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय CPO SI 2024 का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर इंग्लिश का है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 29 जून 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। इसके पहले आपको 27 जून के तीनों शिफ्ट, 28 जून के तीनों शिफ्ट मिल चुके हैं। 29 जून आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें शिफ्ट 1 ये हो जाएगा, 2 शिफ्ट और बचेंगे, तो आपके टोटल 9 के 9 शिफ्ट हो जाएंगे 2024 के। और इसके पहले हम लोग 2022 और 2023 के 9 शिफ्ट हम आपको करा चुके हैं। उसका आप प्लेलिस्ट देखिए तो आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आपको CPO SI तो हो चुका है, अब CPO SI तो इस साल देने नहीं जा रहे हैं, आपको आगे देना पड़ेगा। लेकिन अगर CGL या MTS या स्टेनोग्राफर का पेपर देने जा रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आपको CPO का पेपर सॉल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें नई नई चीज़ें आई हैं, नए ट्रेंड आए हैं। उससे आपको 2024 में जो नए नए ट्रेंड पूछे जा रहे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा, पहले से तैयार हो जाएगी। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन CPO में आए हैं और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन CHSL में भी आए हैं। तो आई होप और आई सजेस्ट कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने के पहले, अब से जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके पहले आप CHSL 2024 और CPO 2024 को सॉल्व करके जाइए। आप वीडियो देखिए ना देखिए, लेकिन PDF ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। तो एक बात और आपको बतानी थी कि 2022 और 2023, ठीक है, जितने भी पेपर SSC लेती है सारे पेपर के इंग्लिश के PYQ सॉल्व करा दिया हूँ। इसके अलावा 2023 के सारे इडियम्स मैंने करा दिए हैं, सारे एंटोनीम करा दिए हैं, सारे साइनोनीम करा दिए हैं, सारे एरर करा दिए हैं, सारे फेलर करा दिए हैं। तो ये भी सेगमेंटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे के पूरे सारे एग्जाम्स के एरर एक साथ, सारे एग्जाम्स के फेलर एक साथ, सारे एग्जाम्स के इडियम एक साथ। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, बढ़ते हैं आगे। और शुरू में आपका ये पहला क्वेश्चन साइनोनीम का है। इसमें साइनोनीम किसका बताना है? हैबिचुअल का बताना है। और हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? देखो, जब किसी चीज़ की हमें हैबिट होती है तो वो काम हम रोज़ करते हैं, लगातार करते हैं। हैबिट ना, जैसे सुबह उठने की आदत है तो रोज़ सुबह उठेंगे ना 5 बजे, तो हैबिचुअल। डाइवर्स होगा नहीं, डाइवर्स मतलब क्या होता है? डिफ़र कर जाना, डिफरेंट हो जाना। तो डाइवर्स करेंगे तो डिफरेंट हो जाएंगे, रेगुलर नहीं रहेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड। पर्टिनेंट क्या होता है? रिलेटेड होता है, तो ये भी उससे है नहीं। कंसिडरेट का मतलब थोड़ा होता है काइंड या सिंपैथेटिक टाइप का आदमी होता है, जिसको दूसरे में मदद करता है, दूसरों के काम में। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो जो अगर हैबिचुअल है तो हैबिचुअल तो रोज़ की बात होती है ना, तो इसका सिनोनिम कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें भी आपको साइनोनिम बताना है, किसका है? लेकिन अनहैप्पीनेस का। तो अनहैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस खुशी होती है, तो अनहैप्पीनेस मतलब क्या होगा? दुख होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या से कह सकते हो? अनहैप्पीनेस का मतलब हो गया सारो, या आप कह सकते हो ग्रीफ, दुख हो सकता है। अच्छा, विलिंग का मतलब इच्छा है आपको, कोई चीज़ आप चाहते हैं करना। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट। विलफुल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, व्हाट यू वांट। वो ये भी होता है, वो मतलब सारो होता है, ये होता है कष्ट या दुख। दूसरा वर्ड आप ले सकते हो ग्रीफ, ये दोनों होता है। तो कितनी चीज़ें आ जाई? अनहैप्पीनेस आ गया, सारो आया, ग्रीफ आया और वो आया। एगोनी एक वर्ड और होता है, AGONY, ये भी अग्नि भी कष्ट के लिए आता है। तो ये इसका हो गया चौथा वाला ऑप्शन। आगे चलें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें बताना है आपको कौन सा सेंटेंस है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। I could be driving into town later on। could के साथ बी लिखा है, बी के बाद वर्ब की ING फॉर्म तो सही ही मानी जाती है। अब यहाँ देखो, यहाँ बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, तो बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगती, हमेशा ध्यान रख लो। जैसे बी है, बी का मतलब क्या हुआ? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये कोई भी होगा। तो इनके साथ दो ही चीज़ लग सकती है, या तो वर्ब की ING फॉर्म लगती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की ING फॉर्म इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन केस ऑफ पैसिव वॉइस। तो बी के साथ फर्स्ट फॉर्म तो कभी लग ही नहीं सकती, तो दूसरा वाला गलत हो गया। यहाँ विल बी ड्राइविंग लिखा है, आई विल बी ड्राइविंग इनटू द टाउन लेटर ऑन, ये हो गया। और आई माइट ड्राइव, देखो माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ये ठीक है ना। तो अब ये भी सही है, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी सही है, विल बी के साथ ड्राइविंग ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन है जिसमें ग्रामेटिकल एरर होगी? वो कौन सा हो गया? आपका सेकेंड वाला जो है, यही ग्रामेटिकल एरर वाला हो गया, ठीक है। इसमें गलत हो गई ग्रामर। आगे चलें अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको साइनोनिम बताना है किसका? इंसिपिड का। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? टेस्टलेस। लो, तो दिया ही है ना यहाँ पे, टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, बेस्वाद होता है, इम्पैलेटेबल।
इंसिपिड, टेस्टलेस या इम्पैलेटेबल। एक वर्ड और होता है, कभी मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखना, इंसिपिड, टेस्टलेस, इम्पैलेटेबल, ठीक है ना। टेबल गलत लिख दिया था, तो ये आपका आंसर है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, कल वाले डिस्कशन में भी था, मैंने कहा था ऑब्सक्योर का मतलब नॉट क्लियर, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर। एम्बिगुअस कह सकते हो इसको, या इम्प्लिसिट कह सकते हो। डिसमल का मतलब क्या होता है, डिप्रेसिंग, या एनीथिंग दैट मे कॉज यू टू बिकम ग्लूमी, मतलब निराशाजनक, क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटिंग कह सकते हो। डिसअपॉइंटिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिसअपॉइंट कर दे, वो डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, ठीक है। होपलेस कह सकते हो। आइडियल का मतलब क्या होता है, लेजी होता है, काहिल आदमी टाइप का होता है। लेथर्जिक, स्लगिस, ठीक है, ये होता है। तो टेस्टलेस इज योर राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में वन वर्ड बताना है आपको। अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म। एक्सेसिव एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा जोश है किसी के अंदर, बहुत ज़्यादा, तो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज ओपन, जो हमेशा ओपन होता है, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू डू एनीथिंग, ठीक है। ही गोज आउट ऑफ हिज हाउस, मीट्स पीपल, लिव्स इन ग्रुप ऑफ पीपल, एंड इज ऑलवेज एनर्जेटिक एंड हैप्पी। ऐसा आदमी होता है एक्सट्रोवर्ट, तो ये आपका आंसर हो गया। हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन गार्डनिंग, जिसको बागवानी, पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक होता है, उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट का ठीक अपोजिट होता है, वो बहुत ही सैड रहता है और अपने आप में ही खोया खोया रहता है। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ प्रेज। सेल्फ प्रेज का मतलब क्या होता है, ये आदमी ऐसा होता है ना जो अपने आप में मगन होता है, दिन भर में 100 बार आईना देखेगा, अपने आप पर ही खुश होता रहेगा, मतलब उसको सेल्फ प्रेज, अपनी ही प्रशंसा, अपनी ही तारीफ खुद किया करता है, खुद से उसको बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, ठीक है, तो इसको नार्सिसिस्ट कहा जाता है। फिलहाल आंसर आपका एक्सट्रोवर्ट होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में इन्होंने अभी ग्रामेटिकल एरर का मैटर है, तो ढूंढो जरा। मोस्ट ऑफ द कमेटी आर हेयर। ओहो, कमेटी, मोस्ट ऑफ द कमेटी, तो आर नहीं होगा, कमेटी के लिए क्या लगाओगे, इज लगाओ। मोस्ट ऑफ कमेटी इज हेयर टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस एंशिएंट बिल्डिंग, ठीक है। तो उसको डिसाइड के लिए तो हमको कमेटी को कलेक्टिवली लेना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइडेड नहीं है ना, तो मतलब एक साथ एकजुट हैं सब, तो इसको सिंगुलर लेके इस आर को इज करना पड़ेगा, तो ये आर गलत हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ। अगर ये लिखा होता कि कमेटी के मेंबर्स डिफरेंट मूड के हैं, तब हम उसके लिए आर लगाते, सब सिंगुलर हैं तो एक साथ लगेंगे, सिंगुलर आएगा। अब इसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन सेगमेंट लिखा है, द बॉल इज़ नाउ इन योर कोर्ट, तो एक इडियम है, बॉल इज़ नाउ इन योर कोर्ट। अगर गेंद आपके पक्ष में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर इन द पोजीशन टू डिसाइड द केस, मतलब जो भी चीज़ है आपके हाथ में दे दी गई है। डिसीजन ऑफ द केस इज इन योर हैंड, आपके हाथ में है। बॉल आपके पाले में होने का मतलब सब कुछ, सारा डिसीजन आपके हाथ में है। आई सेंड द एग्रीमेंट ओवर फॉर देम, मैंने एग्रीमेंट आगे भेज दिया है टू साइन, क्योंकि आगे इन्होंने कहा सो द बॉल इज़ नाउ इन देयर कोर्ट, तो अब फैसला उनके हाथ में है। अब ये ऑप्शन देखो, इट इज़ टाइम फॉर समवन टू डील विद द प्रॉब्लम टू मेक अ डिसीजन बिकॉज अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन एज मच एज दे कैन, सब लोगों ने अपना अपना काम कर दिया है, फाइनल डिसीजन आपका है, आपके हाथ में है, तो ये पहला वाला सही है, एकदम राइट है। दूसरा लिखा है अ टाइम व्हेन आफ्टर विच प्रोग्राम फॉर द ओल्डर ऑडियंसेस मे बी एयर्ड ऑन टीवी, ये सब कहाँ से आ जाएगा। एंड अप्रोच दैट यूजेज ट्रेडिशनल आइडियाज, गलत होगा। बेटर टू बी सेटिस्फाइड, ये नहीं होगा, तो पहला होगा जब निर्णय लेना आपके हाथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फिल इन द ब्लैंक है, इडियम लगाना है इसकी जगह पर। सी नाउ हैज मोर देन अ ईयर, अभी उसके पास 1 साल है एज अ मिनिस्टर के रूप में, अभी उसके पास 1 साल है पूरा का पूरा। डाउन फॉर द काउंट, या ऑन हर चिन, या अंडर हर बेल्ट, या इन द फास्ट लेन, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो डाउन फॉर द काउंट, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली डिफीटेड, तो ये तो लगना नहीं है यहाँ पर, डिफीटेड कम्प्लीटली, अभी 1 साल मंत्री के रूप में उसको काम करना, तो ये नहीं हो पाएगा। ऑन हर थिन आइस मतलब क्या होगा, एट रिस्क, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, एट रिस्क के तो बहुत बार आ गया ना। अंडर हर बेल्ट का मतलब क्या होगा कि अ फील्ड इन विच शी हैड ऑलरेडी अचीव्ड अ ग्रेट एक्सपीरियंस,
मतलब एक ऐसी फील्ड जिसमें उसको बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो ये यहाँ पर लगा सकते हो कि अभी उसके पास 1 साल से ज़्यादा का समय है एज अ मिनिस्टर, जिस क्षेत्र में उसने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ ज़्यादा अनुभव प्राप्त किया है। इन द फास्ट लेन का मतलब होता है बहुत फुल ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे ये सड़क है, ठीक है, इस सड़क में यहाँ पर देखो 2 लेन बने होंगे, ये 2 लेन बने होते हैं, और ये आपका डिवाइडर हो गया, ठीक है। तो डिवाइडर है, ये आपके क्या हो गए, 3 लेन हो गए। तो इसमें ये वाला जो होता है ना फास्ट लेन होता है, जो एकदम डिवाइडर के बगल में होता है। तो इस पर वो लोग चलते हैं जिनकी गाड़ी 100 के ऊपर चलती है, ठीक है ना। कभी 2 लेन 3 लेन की सड़क होती है, 4 लेन 6 लेन में देखो तो सबसे डिवाइडर के किनारे वाली क्या होती है, सबसे फास्ट लोग उस पर चलते हैं। तो अगर इन द लाइफ आपकी इन द फास्ट लेन है तो दैट मीन्स योर लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आपकी लाइफ में एनर्जी और एक्साइटमेंट भरा हुआ है इन द फास्ट लेन। ये भी आ चुका है 2023 में भी ये क्वेश्चन बहुत आया है, 2024 में भी आ चुका है, और उसमें भी आया है, क्या कहते हैं, फेस्टिवल वाले में भी आया है, और ऊपर वाले तो सारे के सारे आए ही हैं, हर बार आते रहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे आपको स्पेलिंग एरर निकालनी है और रेक्टिफाई भी किया हुआ है, ध्यान देना। तो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। दे की सही है, ब्रॉड की गलत है, देयर सही है, डॉग सही है, टू द पार्क, टू वॉक सब सही है। स्पेलिंग किसकी गलत है, ब्रॉड की। ब्रॉड में क्या होता है, BR होता है, बीच में OUGHT होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, BROUGHT होगा, ये थर्ड वाला होगा, ठीक है। अब ये स्पेलिंग तो आपको पता ही रही होगी जी। 10वां आ जाओ, एडियम बताना है आपको, मीनिंग CI to I। CI to I का मतलब होता है एकदम क्या कहते हैं, किसी की आंखों में आंखें डालकर देखने का मतलब क्या हुआ, आप उससे एग्री कर रहे हो। CI to I का मतलब एग्री करना, तो टू एग्री विथ समवन ये हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाओ 11 नंबर पे। इसमें दैट इन सिमिलर मीनिंग, कनंड्रम। अब कनंड्रम अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ के देखो। लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की देखभाल करना, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के बच्चे हों तो उनको लुक आफ्टर करना, उनको देखभाल करना। और रियल कनंड्रम फॉर वर्किंग पेरेंट्स। वर्किंग पेरेंट मतलब बच्चे के माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, तो उन ऐसे बच्चों की देखभाल करना एक रियल कनंड्रम है। तो यहाँ कनंड्रम किस सेंस में आ गया, एक रियल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, चैलेंज कह सकते हो। तो क्या मिला यहाँ पे, प्रॉब्लम या चैलेंज मिला, तो 4th इज राइट आंसर। पैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, शांति। भैया 1.5-2 साल का बच्चा पालना शांति नहीं होती है, एकदम अशांत होगा, तो पैसिफिकेशन भी नहीं होगा, पीस भी नहीं होगा, और ये प्लान भी नहीं होगा। कनंड्रम का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। एम्बिगुअस, यही गलत लग रहा, क्यों गलत हो गया, देखो AMBI ये लगता है MB, फिर GUOUS, यहाँ पे क्या चाहिए, GUOUS, यहाँ G के बाद जो U लगता है वो नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। ल्यूमिनस की स्पेलिंग सही है। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, फुल ऑफ लाइट, ब्राइट होता है। ग्रेगेरियस, ग्रेग से बना हुआ, ग्रेग का मतलब क्या होता है, झुंड, ग्रुप, ठीक है। तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि वो एनिमल या वो लोग जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, ग्रेगेरियस होता है। नॉस्टैल्जिया क्या होता है, नॉस्टैल्जिया होता है जैसे आपको घर की याद आती है, बचपन की याद आती है, ठीक है। मिसिंग योर चाइल्डहुड, मिसिंग योर होम, इसको कहते हैं। मिसिंग योर पास्ट लाइफ, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं, नॉस्टैल्जिया फीलिंग, ठीक है। आगे आ जाओ 13 में। इसमें करना है सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हैड आई नोन दैट यू आर प्लानिंग टू विजिट मी, ठीक है। तो हैड आई नोन इसमें कंडीशनल है, कंडीशन में कंडीशन की टाइप थर्ड है, ठीक है। लॉस्ट कंडीशन, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। हैड आई नोन ये वही वाली कंडीशन है जिसको हमने बताया था, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट अगर होगा, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट, वही सिचुएशन है ये। या फिर आप हैड से शुरुआत कर लो। तो दूसरे वाले में हम लोग क्या लगाते हैं, वुड के साथ हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आई शुड हैव डन नहीं, आप शुड की जगह वुड लगा दीजिए, बाकी सब कुछ सही होगा, ठीक है। आई वुड हैव डन ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। मस्ट हैव मेड नहीं होगा, वुड हैव मेड होगा, यही होगा। आई वुड हैव मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। यहाँ हैव के बाद डू हो गया, गलत हो गया। शुड हैव के बाद मेड नहीं होगा, शुड हैव तो वहीं पे लिखा शुड हैव डन, ठीक है। तो यहाँ वुड हैव आना चाहिए। मैंने कहा था ना, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट होता तो आगे वुड लगता है, या तो कुड लगता तो ठीक था, कुड हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे वुड लगना चाहिए था, वुड हैव। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है कंडीशनल्स में, तो मैंने कंडीशनल्स का एक वीडियो बना रखा है,
उसमें कंडीशन की 5 कंडीशन दी हुई है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी है। तो 2 देख लो, एक कंडीशनल का रूल्स देख लो और उसका प्रैक्टिस सेट देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो, अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप आगे बढ़िए, प्रैक्टिस सेट का लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें क्या करना है, अंडरलाइन पोर्शन को फिर सब्स्टिट्यूट करना है, हाईलाइटेड वर्ड्स को। लिखा हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स वाज इम्प्रेसिव। फैक्ट्स, जो फैक्ट्स थे, जो बातें थी, उसका जो इंटरप्रिटेशन था, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, कोई बात है जो डिफ़िकल्ट है, जो हर किसी की समझ में नहीं आ रही है, उसको आप एक्सप्लेन कर दो या उसको ईजी कर दो। ठीक है तो हिज अंडरस्टूड द रियलिटी। देखो हिज लगा हुआ है, हमेशा हिज के बाद क्या लगता है, जब पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। या तो नाउन लगाओ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, 2 ही चीज़ हो सकती है। नाउन की आईएनजी फॉर्म होगी तो जिरंड हो जाएगी, जिरंड नाउन का काम करता है, तो अंडरस्टैंडिंग ही लग सकता है और कुछ नहीं लगे यहाँ पर। ठीक है, अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अंडरस्टैंड सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी, अंडरस्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो जिरंड है, और जिरंड नाउन का काम कर सकता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन ही लगता है। नाउन नहीं मिला तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे। ठीक है, इसलिए केवल थर्ड वाला ही ऑप्शन हो सकता है और कोई नहीं होगा। 15 नंबर पे आ जाओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में। इनकरेक्टली स्पेल्ड में वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, आवारा, बेघर। कुछ लोग ऐसे नहीं जो सड़क पे रात दिन बिताते हैं, बेचारों के घर नहीं होता है, तो वैगाबॉन्ड आवारा कह सकते हो, ये बेघर हो सकते हैं। तो ये आंसर, स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा। गैलेंट्री मतलब होता है पराक्रम, शौर्य। ठीक है ना, एक्ट ऑफ बोल्डनेस, एक्ट ऑफ ब्रेवरी। ठीक है, तो ये इसकी भी स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। नोटेशन का मतलब क्या होता है, नोटेशन जैसे सिंबल नहीं होता, मैथमेटिक्स वगैरह में सिंबल, पाई वाई का सिंबल बना के लगा देते हैं ना, अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह, तो ये भी स्पेलिंग सही है। तो विदरिंग, विदर का मतलब होता है मुरझाना, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग क्या होगी, WITHER होता है विदर, मुरझाना। ठीक है, WITH होगा, ERING, तो विदरिंग ये होगा। विदरिंग मतलब क्या होता है ना, फेड हो जाना, मुरझा जाना, ड्राई हो जाना, ये पौधों के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी स्पेलिंग गलत है, तो दिस इज योर राइट आंसर। आगे आ जाओ 16 नंबर में। 16 में वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो किसका, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू का मतलब होता है जब कुछ लोग मिलकर के गवर्नमेंट चलाते हैं, मतलब 5, 6, 7, 8 लोग होते हैं, उनका एक मंडल होता है, वो लोग सरकार चलाते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या होगा, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो ये तो लगेगा नहीं। ठीक है, ओलिगार्की, ओलिगार्की मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप, गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो वही अ फ्यू हो जाएगा ओलिगार्की। ऑटोक्रेसी मतलब होता है अ रूलर विद एब्सोल्यूट पावर, तानाशाह या हिटलर से कह सकते हो इसको। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम धनिक तंत्र कहते हैं। प्लूटो अमीर के लिए लगता है, कुबेर के लिए लगता है, तो प्लूटो मतलब क्या, अमीर लोगों का शासन हो गया। ठीक है, तो योर राइट आंसर इज ओलिगोक्रेसी, ओलिगार्की या ओलिगोक्रेसी आप लगा सकते हो इसके लिए। 17 नंबर पे आपको नो सब्स्टिट्यूशन यहाँ मिल गया, तो इसका मतलब इसी को सही करना। इफ़ हिज फादर विल गिव मनी ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक। अगर उसके पापा पैसे देते हैं तो वो स्पोर्ट्स बाइक खरीदेगा। तो आप एक बात जानते हो कि इफ़ के साथ विल नहीं लगता कभी। देखो, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, इन केस हो गया, अनकंडीशन हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, या कंजंक्शन ऑफ टाइम हो गया, व्हेन है, व्हेनेवर है, व्हेनसोएवर है, टिल है, अनटिल है, एज लॉन्ग एज है, आफ्टर है, बिफोर है, एज सोन एज है, नो सोनर है। इन सब के साथ विल शैल कभी नहीं लगता। और डिटेल में जाना हो तो टेंस वाला हमारा वीडियो देखिए, नहीं तो अभी जितना बताया है उतना समझ लो। इनके साथ विल शैल कभी नहीं लगेगा। तो इफ़ हिज फादर विल नहीं होगा, विल हटेगा तो गिव में क्या लगाना पड़ेगा, गिव्स हो जाएगा। तो इफ़ हिज फादर गेव नहीं होगा जी, यहाँ पर विल दिया हुआ है ना, तो फिर पास्ट के साथ फिर यहाँ तो वुड लगाना पड़ता, और ये अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब ये सही है, तो गेव नहीं कर सकते हो, फिर क्या करोगे, गिव्स करोगे। यहाँ पे गिव लिखा है तो असल में हिज फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आप प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते ना, तो वो गलत हो जाएगा। फाइनली आपको थर्ड वाला ही ऑप्शन देखना पड़ेगा। आ जाओ 18 में। 18 में आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, कावर्डिश का। कावर्डिश का मतलब क्या होता है, कायर, डरपोक होता है, टिमिड होता है। ठीक है ना, कावर्डिश कौन हो गया, टिमिड पर्सन हो गया। येलो बेलीड कहते हो, येलो बेली मतलब जिसका पेट पीला हो, तो ये डरपोक होता है। चिकन हार्टेड एक वर्ड आता है, वो आप लगा सकते हो। तो हैज़ार्ड होगा क्या, नहीं, हैज़ार्ड मतलब क्या होता है, डेंजर होता है, खतरा होता है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। बोल्डनेस क्या होता है, ब्रेव होता है आदमी, तो ये हो सकता है। ठीक है, टिमिड क्या, कावर्डिश का अपोजिट क्या होगा, बोल्डनेस होती है, साहस होता है। फियरलेसनेस कहते हैं ना बोल्डनेस को। अबंडेंस का मतलब क्या होता है,
किसी चीज़ की एक्सेस होती है, ठीक है, अधिकता होती है, ये होगा नहीं हमारा आंसर। वाइगर का मतलब क्या होता है? एनर्जी होती है, एनर्जी, स्ट्रेंथ, ताकत होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? बोल्डनेस होगा, ठीक है, कावर्डिश का बोल्डनेस। 19 में आ जाओ, इसमें क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन को। वांटेड टू विजिटिंग, देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वांटेड टू विजिटर नहीं होगा, वांटेड टू बी विजिट नहीं होगा, वांटेड टू विजिट होगा, ये होगा। या वांटेड टू विजिटेड दिया है, ये भी नहीं होगा, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, वांटेड टू विजिट, थर्ड वाला होगा। आगे आ जाओ 20 में। 20 में आपको एंटोनियम बताना है किसका? अंडरलाइन वर्ड का। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़, कोई काम हम लगातार कर रहे हों। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? रेगुलर, कंटिन्यूअस आप कह सकते हो इसको। तो हर बिहेवियर वाज कंसिस्टेंट इवन इन चैलेंजिंग, हो कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ हो गया स्टेडी। स्टेडी का मतलब निरंतर, एकदम शांत, ये लगातार वाला मीनिंग नहीं आएगी यहाँ पर। हिज बिहेवियर वाज कंसिस्टेंट इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशन, तो यहाँ स्टेडी है। स्टेडी का मतलब आप ये कह सकते हो उसका बिहेवियर एकदम कंसिस्टेंट था, एकदम एक जैसा, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, कभी कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा था, एकदम शांत कूल था, ठीक है, इस सेंस में आया है। मैंने जो पहले बताया था वो गलत हो गया। तो अप्रिशिएटिव, अप्रिशिएटिव, अच्छा बताना एंटोनिम है ना, तो ये पॉजिटिव सेंस का है, तो हमको क्या चाहिए? निगेटिव। अप्रिशिएटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये नहीं लगाओगे। एंथुजियास्टिक क्या है? पॉजिटिव, ये भी नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड क्या है? पॉजिटिव, ये भी नहीं लगेगा। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होगा? अस्थिर होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसके बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो कोई किसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? जो चीज़ स्थिर नहीं है, जो चीज़ स्टेबल नहीं है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब अनस्टेबल हो गया। और कंसिस्टेंट का एकदम अपोजिट क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा। वैसे भी देखोगे तो ये नेगेटिव सेंस का है, बाकी सब पॉजिटिव है। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका एंटोनिम नेगेटिव सेंस में जाना चाहिए ना, ऐसे भी हो जाता है। अब 21 में आओ। 21 में आपको क्या आता है? अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना एडियम का। एडियम क्या? फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव। क्रेडल क्या होता है? पालना। पालना क्या होता है? जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो 1 महीने 2 महीने में होता है, तो पालना होता है ना। मम्मी लोगों के बगल में एक बेड में छोटा सा नन्हा सा बेड होता है, झूला टाइप का, उसी में बच्चे को लिटा देते हैं, झुलाते हैं, तो उसको क्रेडल कहते हैं। क्रेडल मतलब कह सकते हो पालना, ठीक है, बच्चों का बेड होता है। और ग्रेव का मतलब हो गया कब्र। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव का मतलब होता है जीवन के शुरू से लेकर के लास्ट तक, मतलब जन्म से मृत्यु तक, यही हो गया, जन्म से मृत्यु तक। तो बाइंग समथिंग वेरी चीप, यहाँ कोई मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द होल स्पान ऑफ वंस लाइफ, ये होगा ड्यूरिंग द होल स्पान ऑफ वंस लाइफ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यही होगा ना, क्रेडल टू ग्रेव, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। 22 में आ जाओ। 22 में करना है आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है एडियम का। चिप ऑन द शोल्डर। चिप ऑन द शोल्डर का मतलब क्या होता है? एंग्री, एंग्री लुक, ठीक है, एंग्री लुक मतलब आप साफ साफ देख के, चिप ऑन द शोल्डर का मतलब देखने में ही साफ साफ नजर आ रहा है कि आप एकदम गुस्से में हो। तो हैप्पी तो होगा नहीं, ऑफेंडेड, नाराज हो सकता है। एलेटेड का मतलब क्या होता है? एलेटेड वेरी हैप्पी हो जाता है, ओवर हैप्पी हो जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। इमोशनल नहीं होगा, फिर क्या होगा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में करना है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। अंडरलाइन क्या है? बिस्कुट लिखा हुआ है, और ये एक इडियम है, इसमें सही चीज़ लगानी है। बिस्कुट पर इडियम नहीं है एक्चुअली, किसी और पर। अ पीस ऑफ बिस्कुट, तो अब एक्चुअली जो इडियम है वो अ पीस ऑफ बिस्किट नहीं है, बल्कि है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक होता है, जिसका मतलब होता है वेरी इजी, बहुत ही आसान, ठीक है ना। तो पीस ऑफ केक होगा, पीस ऑफ पेस्ट्री, बिस्कुट, टार्ट, ये सब नहीं है जी, ठीक है। 24 में आओ। 24 वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि करेक्ट फ्रेज आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो लिखा है कि हिज इंट्रीग्यूइंग मास्टरी। अच्छा, हाईलाइटेड टेक्स्ट इन्होंने पूछा है, तो एक्चुअली हाईलाइटेड हम आपको कर देते हैं, उस समय तो किए नहीं, ये गड़बड़ हो गया है, तो आपको अंडरलाइन करके दे देता हूँ। हिज इंट्रीग्यूइंग मास्टरी, यही चीज़ है जिसको आपको मीनिंग बतानी है, सही करना है। हिज इंट्रीग्यूइंग मास्टरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अलाउड हिम टू राइट इलोक्वेंटली, मतलब बहुत उनको जो इंग्लिश है उसमें बहुत मास्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको, तो इससे वो इलोक्वेंटली लिख सकते हैं। तो इसके लिए इंट्रीग्यूइंग का मतलब क्या होता है? बहुत एक्सपीरियंस्ड, और मास्टरी का मतलब होता है स्किल होती है। तो वेलनेस, नोन स्किल
वेलनेस नहीं होता, वेल नोन स्किल, अगर नेस ना लगाते वेल नोन स्किल होता तब हो जाता। कैप्टिवेटिंग मतलब बहुत फैसिनेटिंग, बहुत अट्रैक्टिव, एक्सपर्टीज होता है, अनुभव, तो ये लगा सकते हो। और लीस्ट नोन तो हो नहीं सकता ये, ठीक है ना, इंट्रिग्यूइंग है तो बहुत अच्छा होगा। कैप्टिवेटिंग इंटरप्राइज होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव स्किल होती है, इसको कह सकते हो इंट्रिग्यूइंग मास्टरी, ठीक है, महारत। नेक्स्ट में आ जाओ 25 में, इसमें आपको एंटोनियम बताना है किसका, फेटर्ड का। फेटर क्या होता है, बेड़ियाँ, बेड़ियाँ जानते हो, कभी देखा होगा किसी हार्डकोर क्रिमिनल को मूवी में हाथ में हथकड़ी लगी होती है, पैर में बेड़ियाँ लगी होती है ना, पैरों में भी मतलब उसमें लोहे की चेन से बंधा रहता है, हाथ और पैर दोनों, तो पैरों में फिटर होते हैं। तो फिटर का मतलब क्या होता है, एक तरह से बंधन हो गया, ठीक है, बंधन हो गया, गुलामी हो गई। इसका अपोजिट क्या होगा, डिपेंडेड होगा, वैल्यूएबल होगा, कंसील्ड होगा या लिबरेटेड होगा। तो लिबरेटेड का मतलब क्या होता है, फ्री, मुक्त, आज़ाद है, तो ये हो गया ना लिबरेटेड, इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी का मतलब आप जानते हैं इसलिए मैं बताया नहीं। नंबर 26 में एंटोनिम बताना है, अंडरलाइन का एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, रीचेबल, जहाँ कोई भी आदमी आसानी से पहुँच सकता है वह रीचेबल हो जाता है, ठीक है। क्या चीज़ है, द रिपोर्टर ऑफ द मेडिकल टेस्ट्स, रिपोर्ट्स ऑफ द मेडिकल टेस्ट्स डन आर नाउ एक्सेसिबल ऑन फोन। जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसकी रिपोर्ट आजकल ऑनलाइन मोबाइल पर मिल जाती है, तो एक्सेसिबल होती है। तो एक्सेसिबल के लिए फ्री कहोगे, एंटोनिम बताना है, फ्री साइनोनिम होता तो हो भी सकता था। इनविजिबल अदृश्य है कि रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब जहाँ पे जो अलाउड नहीं है, और एक्सेसिबल मतलब अलाउड है, अवेलेबल है। तो रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो गया, अनअवेलेबल हो जाएगा, तो ये अनअवेलेबल वाला ही आपका आंसर होगा, यूजलेस भी नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट में आ जाओ। 27 में आपको आर्टिकल लगाना है, और अगर आर्टिकल नहीं लग रहा हो तो ये थीटा टाइप का है कुछ मैथ में, ये लगा दो, ठीक है, नो आर्टिकल है। तो यहाँ लिखा है कि SDO इज़ द हेड ऑफ सब डिवीज़न। तो फिर ये एक जनरल ट्रूथ है, इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में कहा जाए कि मतलब सरकार में SDO जो होता है सब डिवीज़न का हेड होता है। तो फिर SDO में पहले क्या बोलोगे, S बोलोगे, S निकलेगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए, एंड SDO इज हेड ऑफ डैश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन दिया है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे आ लगाना पड़ेगा, दा तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो एन SDO इज़ द हेड ऑफ एन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वैसे भी दा किसी में ऑप्शन ही नहीं है, तो एन और आ वाला कौन सा होगा, ये थर्ड वाला होगा। आर्टिकल का मैटर है बेटा। चलिए 28 में, कल भी आर्टिकल का क्वेश्चन था, याद करके देखो। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है किसके लिए, ऑलवेज डिसअप्रूव द थिंग्स आर ओपिनियंस ऑफ अदर्स। आई डो नॉट लाइक हिम, कोई व्यक्ति है जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता, क्योंकि वो हमेशा असहमत होता है दूसरों की ओपिनियन से। तो जो असहमत रहता है उसको क्या कहोगे, इज जेलस ऑफ अदर पीपल, नहीं, असहमत होना, डिसअप्रूव होना, जेलस होना तो नहीं होगा। क्रिटिकल हो सकता है, अगर आप डिसअप्रूव हैं तो क्रिटिकल हो सकते हैं। हेट मॉन्गर भी नहीं होगा, हेट अलग चीज़ होती है। इनसेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स, देखो आप किसी की ओपिनियन से सहमत नहीं है तो दूसरे की फीलिंग से इनसेंसिटिव होना कैसे हो सकता है, ये क्रिटिकल होता। अगर आप हमारी ओपिनियन से एग्री नहीं करते तो आप हमारे क्रिटिकल हो सकते हैं, हमारी आलोचना कर सकते हैं, तो सेकंड वाला राइट होगा। आगे आ जाओ 29 में। 29 में आपको वन वर्ड बताना है, किसका, साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय रॉक्स आर सैंड। ओ मतलब जैसे कोई नदी है, ठीक है, सपोज करो ये एक रिवर है, ऐसे बह रही है, ठीक है, कुछ दिन बाद यहाँ तक पानी है, ऐसे रिवर हो गई, ऐसे ऐसे ये रिवर है। कुछ दिन बाद क्या होता है, सपोज करो कि कुछ ऐसा घटित हुआ कि पानी ये ऐसे हो के ऐसे कनेक्ट हो गया, इसको इतना क्या दिया, तोड़ दिया, तो इतना ये पे यहाँ पे मिट्टी जमा हो गई, मिट्टी जमा हो गई, अब यहाँ क्या है, पानी है, ठीक है, ये पानी हो गया, अब मेन से ये अलग हो गई, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को इन्होंने कहा था, तो इसको कहते हैं लैगून। ज्योग्राफी में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, इसको लैगून कहते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया, ठीक है। डिच खाई होती है और रिवर्स ही आप लोग जानते हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ 30 में। तो 30 में क्या कह रहे हैं, गुड लक के लिए इडियम बताओ। तो गुड लक का जानते हो क्या होता है, ब्रेक अ लेग। अब सोचो कि ये कैसे होता है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टांग तोड़ना, लेकिन वो अर्थ होता है टांग तोड़ना। उसका इडियम जो मतलब होता है ना, किसी को गुड लक विश करना, मतलब ऑल द बेस्ट बोलना किसी को, उसी कहते हैं ब्रेक अ लेग, ठीक है। कितना अजीब लग रहा होगा, पर यही होगा आंसर। हैंग इन देयर सेकंड बनाना, ये सब कुछ नहीं होता। अगला वाला जाओ 31 में।
31 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, इंडिजेंट, इंडिजेंट का। इंडिजेंट मतलब जानते हो क्या होता है, बहुत ही पुअर, बहुत गरीब होता है। तो एफ्लुएंट क्या होता है, एफ्लुएंट रिच होता है। ये तो एंटोनिम हो जाएगा ना, साइनोनिम पूछा है तो होगा नहीं। और बस्ट मतलब क्या होता है, एकदम ब्रोकन, किसी चीज़ को बहुत तोड़ फोड़ के एकदम कुचल दिया गया हो, ठीक है, जैसे गहने वगैरह होते हैं उनको एकदम तोड़ तोड़ के कूट डाला हो। एम्पावरिज्ड क्या होता है, एम्पावरिज्ड भी पुअर के लिए लगता है। तो दिस इज योर राइट आंसर। लो का तो पता ही है। आगे आ जाओ 32 में भाई। 32 में क्या करना है कि एरर बतानी है आपको। तो व्हेन रामू वाज वर्किंग एज अ क्लर्क, जब रामू क्लर्क की तरह काम करता था तो ही आस्क्ड मी मनी। ओ, आस्क मतलब होता है सीधे, आस्क मतलब होता है ना पूछना कोई चीज़, और आस्क के बाद पैसे मांगना है ना, तो आस्क समबडी फॉर समथिंग, ठीक है। किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो आस्क समबडी फॉर समथिंग, उसने मदद मांगी, पैसे मांगे, किताब मांगी, कुछ भी मांगा होगा, तो ही आस्क्ड मी फॉर मनी, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो गलत क्या हो गया, ही आस्क्ड मी फॉर मनी, फोर्थ वाला होगा आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ 33 में। 33 में आपको वही एक्सप्लेनेशन एरर। ओहो बाप रे, क्या सेंटेंस है, क्या क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने कहा कि मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर, ठीक है, मोहन वहाँ जाने पर जिद कर रहा था। इसमें एरर बताओ और उस एरर को एक्सप्लेनेशन करो, लिखा ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इंसिस्ट जो होता है ना, जो वर्ब होती है इंसिस्ट, अब ध्यान रखना, इंसिस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद प्रेपोजिशन हमेशा ऑन आता है और वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में। और ये जो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है तो उसको हम लोग जेरंड कहते हैं। देखो ये बात कहाँ मिलती है, एरर इज इन द सेंटेंस फॉर्मेशन, एरर सेंटेंस फॉर्मेशन में है, प्रीपोजिशन एंड जेरंड आर रिक्वायर्ड, द करेक्ट सेंटेंस शुड बी लाइक दिस, मोहन इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ठीक है। तो ये हम जो बताए थे उस वही इसमें लिखा है। अब बाकी देखो, एरर इज विद द वर्ब, द करेक्ट सेंटेंस वुड रीड लाइक इंसिस्टेड टू गोइंग नहीं होगा, यहाँ इंसिस्टेड टू गो नहीं होगा, यहाँ इंसिस्टेड टू गो देयर नहीं होगा, तो हम पहला जो बताए थे वही वाला होगा, ठीक है। समझ गए ना, ये नए टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए कह रहे थे कि आप पेपर्स लगा डालो। हो सकता है इस तरह का पैटर्न सीजीएल में इन्होंने फॉलो कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, पहले समझ लो। चलो इडियम की मीनिंग बताओ, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स जानते हो, हीरो ऑफ 2023, ये 2023 का हीरो है। जितने भी एग्ज़ाम थे उन सब में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया स्पिल द बीन्स। इसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। तो डिस्क्लोज द सीक्रेट क्या होगा, ये है रिवील द सीक्रेट। स्पिल द बीन्स मतलब रिवील द सीक्रेट। अगला क्वेश्चन आ जाओ 35 में। यहाँ पे एरर है, मिसेस रानी वर्क्स फॉर इंटरनेशनल स्कूल। तो ये आ किसके लगा लिया, स्कूल के लिए, लेकिन इसके पहले आया क्या है, इंटर। इंटरनेशनल में साउंड कैसा आ रहा है, वावेल का ई, इंटरनेशनल ई आ रहा है, वावेल आ रहा है तो आ नहीं होगा, एन होना चाहिए। कल वाले में भी इस तरह के एरर्स थे, आज भी इस तरह के एरर्स हैं, ठीक है। CHSL में जो कल हमने डिस्कशन कराया था रात में, उसमें भी लगातार 2 क्वेश्चन इसी आ एन के थे। अभी आज वाले में डिस्कशन में भी एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है। तो ये इंटरनेशनल के पहले एन होना चाहिए, थर्ड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 36 में। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्ट ध्यान देना, ब्यूरोक्रेसी स्पेलिंग गलत है। ब्यूरोक्रेसी में देखो क्या होता है, पहले होता है BU, यहाँ ध्यान दो। अब रो में स्पेलिंग जानते क्या होगा, REAU, ये ध्यान रखना। फिर आ जाओगे क्रेसी में, CRACY, गलती कहाँ है, इसमें है, RAU दिया हुआ है यहाँ पर, ये गलती हो गई ना ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग, ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर है। मिसलेनियस की सही है, एक्वेंटेंस की सही है, राइनोसरस की भी सही है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निप इन द बड, एक इडियम है निप इन द बड, इसकी मीनिंग होता है निप इन द बड। बड का मतलब क्या होता है, कली। जब किसी चीज़ में, किसी पेड़ पौधे में कली लगती है, वहीं उसको नोच दिया, तोड़ दिया, तो इसका मतलब हुआ कोई प्रॉब्लम शुरुआत में ही ख़त्म कर दो। किसी प्रॉब्लम को, जैसे आपको कोई बीमारी पकड़ती, स्टार्टिंग में ही दवा करा लो, ख़त्म हो जाए। तो किसी बीमारी को शुरुआत में ही निप कर दो, ख़त्म कर दो। टू सप्रेस समथिंग एट द अर्ली स्टेज, यही है आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 38 में। 38 में करेक्टली रेक्टिफाइंग द स्पेलिंग, मतलब इसमें किसी की स्पेलिंग गलत है। द सही है, मूवी सही है, इज जस्ट सही है, बिगिनिंग गलत है।
बिगिनिंग में देखो स्पेलिंग क्या होती है, BEGIN, ये स्पेलिंग होती है। अब जब इसमें आप ING लगाने लगोगे तो एक रूल होता है कि लास्ट में कंसोनेंट हो, उसके पहले एक वावेल हो। तो जब इसको आप ING लगाने लगोगे तो इसमें जानते हो जो N होता है ना, ये कंसोनेंट डबल हो जाता है, तो डबल NING हो जाएगा। अब इसमें देखो बिगिनिंग पहली वाली स्पेलिंग ही सही है, BEGINNING। अब यहाँ पे ING ही नहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे BEGINNING, BI लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ पे बिगिनिंग, इसमें तो B और D में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा क्या आप लोगों को? BEGINN, यहाँ भी BEGINNING, BEGINNING। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। चलो, मुझे लगता है कि हमारे लैपटॉप ने ऑटो करेक्ट कर दिया, दोनों में सेम कर दिया है। ऐसी ही कोई मिस्टेक होगी, तो ये दोनों ही हैं। हालांकि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारे कंप्यूटर की, हमारे लैपटॉप की गड़बड़ी है। तो आप लोग समझ जाओ कि बिगिनिंग की स्पेलिंग फ़िलहाल यही है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा होगा, दोनों में एक कोई गड़बड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने देख लिया, इसमें एक्चुअली ये स्पेलिंग नहीं थी, इसमें D वाले में थी BEGINNING, सिंगल N दिया हुआ था, वो गलती से हमारा डबल हो गया है, ठीक है। तो ये आंसर फिलहाल नहीं होगा, आपका यही होगा। चलो आगे चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आप समझ गए ना क्या होना है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली हैव द टीचर्स बीइंग डूइंग रॉन्ग। अब देखो, व्हाट एग्जैक्टली हैव द टीचर्स बीइंग लिखा है, देखो हैव के बाद बीइंग लगता है क्या? नहीं लगता, ठीक है। अब ये डूइंग लिखा है, वर्ब की ING फॉर्म लगी है, तो ING फॉर्म के पहले क्या लगता है? बीइंग की जगह पर क्या कर दो? बीन। हैव बीन लगा दो तो फिर डूइंग रंग सही हो जाएगा। तो हैव बीन ढूंढो पहले, ये बीइंग तो नहीं होगा, ठीक है। और हैव है ना भैया, हैव के साथ बीन डूइंग ये हो सकता है, और हैव के साथ हम आर तो लगा नहीं पाओगे, और हैव बीन लगाओगे तो डूइंग, टीचर्स हैव बीन डूइंग, ये तो दोनों में। अच्छा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हैव तो अलग से ही दिया हुआ है ना। अंडरलाइन पोर्शन में खाली हमको क्या करना है? टीचर्स बीन डूइंग, हैव पहले ही लगा हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? फर्स्ट वाला, ठीक है ना। कौन सा? सेकेंड वाला होगा। फोर्थ वाला गलत हो गया, यहाँ हैव क्यों लग सकता है जब पहले से ही हैव लगा हुआ है? तो चलो 40 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि आपको वन वर्ड बताना है, किसका? अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा व्यक्ति, कोई सोल्जर हो, कुछ भी हो सकता है, जो पैसे के लिए लड़ता है, मतलब अच्छे बुरे किसी को उससे मतलब नहीं है, उसको पैसा मिलेगा किसी की ओर से, ठीक है। किराए के टट्टू समझ लो, पैसा दो किसी को ठोक देंगे ये। तो वेटरन का मतलब क्या होता है? वेटरन का मतलब होता है एक्सपर्ट होता है, किसी भी काम में एकदम हाईली एक्सपर्ट होता है, ठीक है, उसको वेटरन कहते हैं, पक्का एकदम। मरीन का मतलब क्या होता है? समुद्र तट से रिलेटेड होता है, वाटर से रिलेटेड लगता है। मर्सिनरी का मतलब वही होता है, किराए का टट्टू, मतलब हायर्ड सोल्जर कह सकते हो, जो किराए पर लिए गए सोल्जर होते हैं उनको। एडमिरल नेवी का एक बड़ा ऑफिसर होता है, उसको कहते हैं। मर्सिनरी इज राइट आंसर। आते हैं 41 में, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? देखो, एक पैराग्राफ है, उसमें 5 फिलर्स हैं, उनको भरना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले पढ़ डालते हैं। तो इट वाज एन अनयूजुअल डार्क नाइट, मतलब अनयूजुअली डार्क नाइट थी, इन द डैश ऑफ एन एन्जॉयबल ड्रीम, तो सपने में, सपने देख रहे थे, इन द डैश, इन तो क्या, इन द मिडिल, इन द सेंटर, ऐसे ही कुछ हो सकता है, इन द मिडिल ऑफ एन्जॉयबल ड्रीम, जिम थॉट ही हर्ड हिज डॉग डैश लाउडली, तो डॉग है तो कुत्ता जोर जोर से क्या कर रहा होगा? या तो बार्क कर रहा होगा, या तो हाउलिंग कर रहा होगा। बार्किंग, भौंक रहा होगा तो बार्किंग होगा, और हु ऐसे करता हो तो हाउलिंग होगा, ठीक है, जो भी आ जाएगा। सिचुएशन आगे देखते हैं। ही ग्रोन्ड एंड ग्लैंस्ड, वो उठता है, अंधेरे में टटोलता है और देखता है किस पर? डैश हिज क्लॉक स्लीपली, आधी नींद में ही वो अपनी घड़ी देखता है जाग के। उसके बाद 12 o'clock, घड़ी की जो घड़ियाँ सुइयाँ थी बता रही थी। ऑफ हिज क्लॉक रीड, तो फ्लोरसेंट का मतलब जिसमें चमक थी, ऑफ हिज क्लॉक, तो ऑफ हिज क्लॉक का मतलब उसमें जो सुई होती है, इंडिकेटर, हैंड कहते हैं उसको, जैसे ये सुई, ये घड़ी होती है, यहाँ पे ये घंटे वाली हो गई, ये मिनट वाली हो गई, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको हैंड्स ऑफ क्लॉक कहा जाता है, ये हैंड्स हैं। तो उसकी घड़ी रेडियम रही होगी, चमक रहे होंगे उसके दोनों हैंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा? हैंड्स लग जाएगा, हैंड्स ऑफ क्लॉक, वो 12 बजा रहे थे। सडनली जिम डैश हस्ड वाइस्ड, आवाज़ सुनी ना, हस्ड वॉइस, आवाज़ उसको सुनाई देती है, तो आवाज़ सुनने के लिए क्या होगा? हर्ड होगा, क्योंकि हियर की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पे।
तो पहले में क्या होगा, इन द डैश ऑफ एन एंजॉयबल ड्रीम, सपने का आनंद दे देता है। इन द एंड होगा कि इन द बिटवीन होगा, इन द मिडिल होगा, इन द साइड होगा। तो इन द मिडिल ऑफ, वो सपने मतलब बीच सपना देख रहा था, नींद के बीच में था, सपने के बीच में था। ठीक, सेकेंड वाले में क्या लगाओगे, डॉग डैश लाउडली, तो डॉग क्या था, डांसिंग, शाउटिंग, बार्किंग, जंपिंग। अब बार्किंग होगा क्योंकि आवाज़ सुनाई दी। यह हियर्ड है ना, तो हियर्ड होने के मतलब डांसिंग को तो सुना नहीं जाता, ना शाउटिंग सुनोगे ना जंपिंग सुनोगे, वो तो भौंकना ही सुनाई देगा। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले में, थर्ड नंबर पे यहाँ क्या होगा, तो ही ग्रोन्ड एंड ग्लांस्ड डैश हिज क्लॉक स्लीपली, तो घड़ी पर नज़र डालते हैं तो ग्लांस के बाद क्या लगाओगे, एट, घड़ी पर एक नज़र डाली, एट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 4 नंबर पे, यहाँ देखो क्या लगेगा, घड़ी के हाथ, तो क्या होगा, लाइट्स ऑफ वॉच या पॉइंट्स या हैंड्स या डायल, तो वो हैंड्स कहे जाते हैं, घड़ी की सुइयों को मैंने बताया था ना, इनको क्या कहते हैं, हैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ फिलर नंबर 5 में, यहाँ क्या लगाओगे, जिम डैश हर्स्ड वॉइसेस, फुसफुसाहट की धीमे धीमे कोई आवाज़ आ रही थी, तो हर्ड होगा, आवाज़ को सुनेगा ना, आवाज़ देखेगा नहीं ना, तो आवाज़ सोचेगा। अच्छा, हर्ड और लिसेंड दोनों दिया हुआ है। अब बताओ, हर्ड होगा तो कोई आवाज़ सुनाई दी तो हर्ड होगा, और लिसेंड किसके लिए लगता है, सॉन्ग वगैरह के लिए लिखता है जी। ठीक है, जिस चीज़ को हम थोड़ा देर तक सुनते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं, तो उसके लिए लिसन लगाया जाता है। अचानक किसी कोई आवाज़ सुनाई देती है तो हर्ड लगता है। ठीक है, अभी हो गया, कंप्रिहेंशन में आ जाओ। तो पहले एक काम करते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि हमेशा किया जाता है, क्वेश्चन पहले कर लो। क्वेश्चन है कि टाइटल बतानी है, टाइटल बाद में बताया जाएगा। टोन बतानी है, टोन पढ़ने के बाद पता चलेगा। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट क्वालिटी डू वी गेट टू नो अबाउट J.K. रोलिंग दैट हेल्प्स हर बिकम सक्सेसफुल राइटर। J.K. रोलिंग की कौन सी क्वालिटी है जो उनको सक्सेसफुल राइटर बनाती है। J.K. रोलिंग कौन है, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा था। व्हाट वाज रोलिंग डूइंग व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग हैरी पॉटर, जब उन्होंने हैरी पॉटर और एंड द सोर्सर्स स्टोन, जब उन्होंने ये बुक लिखी थी तो उसमें वो क्या करती थी, पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब इन्होंने दिया एंटोनिम ऑफ कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का एंटोनिम बताना है, तो कन्फर्मिटी का एंटोनिम तो क्विर्की होगा, और क्या, क्योंकि कॉन्स्टेंटली भी कन्फर्म हो जाएगा, सिक्योर भी कन्फर्म हो जाएगा, अम्यूजिंग का कोई लेना देना नहीं है, क्विर्की यही होता है, स्ट्रेंज। इसका तो आंसर हो गया। चलो अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, देख लेते हैं। लिखा है, द स्टोरी ऑफ जॉन कैथलीन रोलिंग्स नियर मैजिकल राइज टू फेम इज ऑलमोस्ट, पूरा नाम है द स्टोरी ऑफ जॉन कैथलीन रोलिंग, पूरा नाम इनका ये हो गया, J.K. रोलिंग इनका नाम है। नियर मैजिकल राइज टू फेम इज ऑलमोस्ट एज वेल नोन एज द कैरेक्टर्स सी क्रिएट्स, इनका नाम भी उतना ही वो है जितना कि इनके कैरेक्टर हैरी पॉटर वगैरह। रोलिंग वॉज कंस्टेंटली राइटिंग एंड टेलिंग स्टोरीज टू हर यंगर सिस्टर डियाने, वो डायना को अपनी कहानियाँ सुनाया करती थी। आगे लिखा है कि द फर्स्ट स्टोरी आई एवर रोट डाउन वॉज अबाउट अ रैबिट कॉल्ड रैबिट, इन्होंने बताया कि सबसे पहली कहानी जो मैंने लिखी थी वो एक रैबिट के बारे में थी, उसका नाम भी रैबिट था। रोलिंग सेड इन एन इंटरव्यू, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ही गॉट द मीजल्स एंड वाज विजिटेड बाय हिज फ्रेंड्स इंक्लूडिंग जाइंट बी कॉल्ड बीमी, मिस बी। तो ही किसके लिए, उस रैबिट के लिए बता रहे हैं कि उस रैबिट को मीजल्स हो जाता है और उसको मिलने के लिए उसके दोस्त आते हैं, जिसमें एक मिस बी है, बहुत बड़ी सी मक्खी है, वो आती है। एंड एवर सिंस, मतलब तब से इन्होंने कहा कि रैबिट एंड मिस बी आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर। ठीक है, और वहीं से जब ये लिखा था तब से मेरे मन में था कि मैं हमेशा राइटर बनना चाहती थी। दो आई रेयरली टोल्ड एनीवन, सो मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं राइटर बनना चाहती हूँ। कि हाउएवर माई पेरेंट्स बोथ ऑफ होम कम फ्राम इम्पावरिश्ड बैकग्राउंड, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से इम्पावरिश्ड, अभी एक वर्ड आया था थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नहीं, इम्पावरिश्ड गरीब के लिए लगता है, तो इम्पावरिश्ड बैकग्राउंड से, पुअर बैकग्राउंड से आते थे। नाइदर ऑफ होम हैड बीन टू कॉलेज, उनमें से कोई स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा था नहीं। टुक अ व्यू दैट माई कोऑपरेटिव इमेजिनेशन वाज एन अम्यूजिंग पर्सनल क्विर्क यही है एंटोनियम उसका। दैट वुड नेवर पे अ मॉर्टगेज या सिक्योर अ पेंशन, आगे लिखा है कि अ राइटर फ्रॉम एज ऑफ 6 साल की उम्र से मैं राइटर हूँ। विद 2 पब्लिश्ड नॉवेल्स इन द ड्रॉर, 2 अनपब्लिश्ड नावल अभी तक मेरे ड्रॉर में रखे हुए हैं। सी वॉज स्टक ऑन अ ट्रेन,
उनके दिमाग में, ट्रेन में दिमाग में ये बात आई थी कि हैरी पर वो लिखेंगे। हैरी वॉक्ड इनटू हर माइंड फुली इन्फॉर्म्ड। हैरी पॉटर का प्लॉट उनके दिमाग में जब वो ट्रेन से यात्रा कर रही थी तब आया था। सी स्पेंड द नेक्स्ट 5 years कंस्ट्रक्टिंग द प्लॉट्स ऑफ 7 बुक्स। हैरी पॉटर की 7 बुक्स हैं, वो 5 साल लग गया उनको 7 बुक्स का प्लॉट तैयार करने में, 1 फॉर एवरी ईयर ऑफ हिज सेकेंडरी स्कूल लाइफ। ठीक है, तो हर साल एक नॉवेल। रोलिंग से शी स्टार्टेड राइटिंग द फर्स्ट बुक हैरी पॉटर एंड सोर्सरस स्टोन इन पुर्तगाल में उन्होंने लिखना शुरू किया था व्हेन शी वर टीचिंग इंग्लिश, जहाँ वो अंग्रेजी पढ़ा रही थी। तो ये पूछा गया था जब उन्होंने नॉवेल लिखना शुरू किया तो क्या करती थी, टीचिंग करती थी। एट फर्स्ट नोबडी वांटेड टू पब्लिश हैरी पॉटर, शुरू में कोई इसको पब्लिश नहीं करना चाहता था। शी वाज टोल्ड दैट प्लॉट वाज टू कॉम्प्लेक्स, लोग कहते थे कि इसका प्लॉट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कहानी बहुत जटिल है। रिफ्यूजिंग टू कंप्रोमाइज, उन्होंने किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया। शी फाउंड अ पब्लिशर इन 1997। रोलिंग रिसीव्ड 1997 में रोलिंग को मिला था क्या, रिसीव्ड हर फर्स्ट रॉयल्टी चेक बाय बुक 3। तीसरी किताब आते आते सी हैड स्काई रॉकेटेड टू द टॉप ऑफ द पब्लिशिंग वर्ल्ड, मतलब टॉप पे थी, बेस्ट सेलर हो गई। रो ऑफ जीरोज अपीयर्ड ऑन द ऑथर्स बैंक बैलेंस, अब इनके रोलिंग के बैंक बैलेंस में जीरोज बढ़ते चले गए, मतलब 1000 लाख करोड़। ठीक है, हर लाइफ वॉज टर्न्ड अपसाइड डाउन, एकदम से मतलब ज़िंदगी ही बदल गई थी। डे एंड नाइट सी हैड जर्नलिस्ट नॉकिंग एट द अनआंसर्ड डोर ऑफ अ फ्लैट, रात दिन उनके दरवाजे पर जर्नलिस्ट खड़े रहते थे इंटरव्यू लेने के लिए। रोलिंग्स क्वालिटी कंट्रोल हैज़ बिकम लीजेंडरी, इनका क्वालिटी कंट्रोल एकदम लीजेंडरी था। एज हर ऑब्सेशन एंड विद एक्यूरेसी शी इज थ्रिल्ड विद स्टीफन फ्रायर्स टैप्ड version of the book and outraged that an Italian dust jacket showed Harry minus his glasses. आगे लिखा है don't they understand that the glasses are the clue of the vulnerability। ठीक है, आगे आ जाओ। तो इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल में रोलिंग की लाइफ के बारे में बताया गया है, तो ये क्या होगा, रोलिंग्स लाइफ ये होगा। पब्लिशिंग ऑफ जर्नी, पब्लिशिंग जर्नी नहीं, अगर लिखा होता रोलिंग्स पब्लिशिंग जर्नी तब होता है। ठीक है, तो नहीं, तो ये रोलिंग के लाइफ के बारे में। द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग ये भी नहीं दिया हुआ है, और रोलिंग्स मिस्ट्री ये भी नहीं लिखा है, ये है रोलिंग के लाइफ के बारे में। हाँ, अगर ये लिखा होता पब्लिशिंग ऑफ हैरी पॉटर तब हो सकता था, पब्लिशिंग जर्नी के बारे में नहीं होगा। और किसकी पब्लिशिंग जर्नी, रोलिंग का नाम आना चाहिए था ना इसमें। टोन क्या होगी, मिस्टिकल रहस्यात्मक टोन नहीं है, एंग्जियस भी टोन नहीं है, ग्लूमी भी नहीं है, सब इन्फॉर्मेटिव है। रोलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन जानकारी दी गई है इसमें, तो इन्फॉर्मेटिव टोन हो जाएगी। 48 में देखो तो क्या ये क्या करती थी, इसमें लिखा व्हाट क्वालिटी, इनकी कौन सी क्वालिटी है जो सक्सेसफुल पब्लिशर बनती है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, लोगों ने कहा था प्लॉट इनका कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इन्होंने चेंज नहीं किया। परसिवरेंस मतलब अपनी बात पर अड़े रहना, हार्ड वर्क करते रहना, कंटिन्यूअस करते रहना, तो यही उनका क्वालिटी है। ह्यूमिलिटी नहीं, ह्यूमिलिटी की क्वालिटी कहीं पैसेज में दिखाई नहीं दी, और ना ही फोकस। हाँ, फोकस थोड़ा बहुत दिखाई दिया अपने काम पर, लेकिन परसिवरेंस ज़्यादा है, अपने काम पर लगातार लगे रहना। 5 साल लोग कहे कि ये गड़बड़ है, फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही, और ये सक्सेसफुल भी हुई। तो जब हैरी पॉटर इन्होंने लिखा था तो करती क्या थी, अकाउंटिंग करती थी, टीचिंग करती थी, तो टीचिंग करती थी, जाहिर सी बात है, मिला है यही हमको आंसर में। 50 में बता दिया था कि कन्फर्मिटी के लिए क्वेरी केस में मिला है ना, वही होगा। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हो गए आपके 50 क्वेश्चन। किस दिन का था ये, 29 जून का शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है, 2 शिफ्ट आपके और बचे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी ही पूरा कर दूंगा। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर अच्छा लगा तो शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव दो। आई वेलकम योर सजेशंस। तो मिलते हैं फिर रात में 10 बजे लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।